तलवार की नोक पर या एटम बम के डर से कोई हमारे देश को झुकाना चाहे, दबाना चाहे, ये देश हमारा दबने वाला नहीं। तो एक सरकार के नाते हमारा क्या जवाब हो सकता है सिवाय इसके कि हम हथियारों का जवाब हथियारों से दें। नमस्ते भारत। आज मैं भारत के दूसरे ऐसे प्रधानमंत्री के बारे में बात करने वाला हूं जिनका जन्म एक गरीब परिवार में ही हुआ, लेकिन शॉकिंग बात यह है कि जब वो मरे तब भी वो गरीब ही थे, क्योंकि जब उनके बैंक अकाउंट को चेक किया गया तो उनके बैंक अकाउंट में एक भी रुपया नहीं था। और जिसको लेकर के उस समय के तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर के कामराज जी बहुत ही ज्यादा चिंतित थे कि अब उनके बच्चों और उनकी पत्नी का क्या होगा। और जिसके बाद के कामराज जी ने उनकी सहायता के लिए संसद के अंदर में एक सहयोग बिल पारित करवाया, जिसके बिहाफ पर उनके परिवार को पेंशन मिली और वो अपनी जीविका चला पाए। वो एक ऐसे नेता थे जिनकी भाषण को सुनने के लिए लोग दूर दूर से आते थे और उनके एक बार कहने पर लोग अन्य तक त्याग देते थे। तलवार की नोक पर या एटम बम के डर से कोई हमारे देश को झुकाना चाहे, दबाना चाहे, ये देश हमारा दबने वाला नहीं। भाइयों बहनों, मैं इस ग्रेट लीडर सीरीज के अंदर में उन नेताओं की बात कतई नहीं करने वाला हूं जिनको सत्ता थाली में परोस के मिली है। मैं यहाँ पे उन नेताओं की बात करने वाला हूं जिन्होंने अपनी मेहनत और हौसले के दम पर सत्ता को प्राप्त किया है। सो आज हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर में कि लाल बहादुर शास्त्री जी का जीवन और राजनीतिक संघर्ष कैसा था, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि 1996 में जब उनकी मृत्यु हुई तो इनकी बॉडी पूरी तरीके से नीली क्यों पड़ गई थी। क्या लाल बहादुर शास्त्री जी को धोखे से पॉइजन दिया गया था या फिर ये एक हार्ट अटैक था? ये सब कुछ जानेंगे इस वीडियो के अंदर में। वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करने में 0.1 सेकंड लगता है, जो कि आपके लिए फ्री है, बट ये हमारे लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है। जैसे हर एक कहानी की शुरुआत होती है, वैसे लाल बहादुर शास्त्री जी की कहानी की भी शुरुआत होती है 2 अक्टूबर 1904 को, जब ये एक गरीब परिवार में जन्म लेते हैं। इनके पिताजी एक शिक्षक थे और माताजी घर संभालती थी, लेकिन ये जब मात्र 1.5 साल के थे तो इनके घर में एक ट्रेजेडी हो जाती है। इनके पिताजी का साया इनके सर से उठ जाता है और जिसके बाद ये अपनी माँ के साथ ननिहाल चले जाते हैं। और गरीबी कुछ इस कदर होती थी कि नदी की उस पार स्कूल जाने के लिए नदी में तैर के जाते थे, क्योंकि इनके पास पैसे नहीं होते थे नाव से जाने के लिए। इनका राजनीतिक दौर शुरू होता है इनके देश प्रेमी विचारधारा से। 1915 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन में गांधी जी का भाषण सुनने के बाद ये स्वतंत्रता संग्राम के लिए पहली बार प्रेरित हुए। और जिसके बाद 1921 में मात्र 16 साल की उम्र में ये स्कूल छोड़कर असहयोग आंदोलन में कूद पड़े और ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। फिर ब्रिटिश सिपाहियों की नजर इनके प्रदर्शन पर पड़ी और इनको उठा के जेल में बंद कर दिया, लेकिन कम उम्र होने के नाते ये बहुत जल्दी रिहा भी हो गए। इन्होंने इसके बाद काशी विद्यापीठ से दर्शन शास्त्र और नीति शास्त्र की पढ़ाई की और जिससे 1926 में इनको शास्त्री नाम की उपाधि मिली, जो आज इनके नाम का हिस्सा बन गई। लाल बहादुर शास्त्री जी स्वामी विवेकानंद, गांधी जी और एनी बेसेंट की विचारधारा से बहुत ही ज्यादा प्रभावित थे, जिसकी वजह से 1928 में जब ललिता देवी से ये विवाह करते हैं तो दहेज में सिर्फ एक चरखा और कुछ मीटर कपड़े ही लेते हैं, और यही चीज इनके सादगी और गांधीवादी सिद्धांतों को दर्शाता है। 1930 में गांधी जी के नमक सत्याग्रह आंदोलन में ये हिस्सा लेते हैं और जिसके बाद ये 2.5 साल तक जेल में बंद हो जाते हैं। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में फिर से हिस्सा लेते हैं और ये फिर गिरफ्तार हो जाते हैं और ये करीब 4 साल तक जेल में रहते हैं। और जैसे सभी फ्रीडम फाइटर जेल में कैद होने के बाद या फिर किताबें पढ़ते हैं या फिर किताबें लिखते हैं, बस वैसे ही इन्होंने भी जेल के अंदर में समाज सुधारक और क्रांतिकारियों की रचनाएं पढ़ी और जिसने इनकी क्रांतिकारिक विचारधाराओं को और भी ज्यादा दृढ़ बना दिया। फिर उन्होंने मुजफ्फरपुर में हरिजनों के उत्थान के लिए भी काम किया। जाति नामक भेदभाव खत्म करने के लिए उन्होंने अपना खुद का सरनेम श्रीवास्तव भी त्याग दिया और अपना पूरा नाम लाल बहादुर शास्त्री लिखने लगे और इसी निष्ठा की वजह से इनको कांग्रेस ने भी सम्मान दिया। 1947 में स्वतंत्रता के बाद शास्त्री जी पुलिस और परिवहन मंत्री बने, जिसके बाद इन्होंने बहुत सारे अच्छे काम किए, जैसे सरकारी बसों में महिला कंडक्टरों की नियुक्ति और भीड़ को कंट्रोल करने के लिए इन्होंने लाठी की जगह पानी की बौछार का प्रयोग किया और जिसके बाद ये कानून बन गया कि भीड़ को कंट्रोल करने के लिए लाठी की नहीं पानी की बौछार का प्रयोग किया जाए। और ऐसे ऐसे वैभवशाली काम को देखने के बाद 1951 में शास्त्री जी दिल्ली आए और नेहरू जी के साथ ये रेल और परिवहन विभाग मंत्री बने, लेकिन फिर एक घटना के बाद उन्होंने अपने मंत्री पद से इस्तीफा भी दे दिया। होता कुछ ऐसे है कि 1959 में तमिलनाडु के अंदर
परिसर में एक रेल हादसा होता है जिसमें सैकड़ों लोग मारे जाते हैं। इस घटना के लिए शास्त्री जी खुद को जिम्मेदार और दोषी समझते थे, इसलिए उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और यही इनकी ईमानदारी की मिसाल भी थी, क्योंकि ये सत्ता के भूखे नहीं थे। 1964 में नेहरू जी की मृत्यु के बाद 9 जून को शास्त्री जी भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने। शास्त्री जी सिर्फ 19 महीने के लिए ही प्रधानमंत्री थे, लेकिन ये दौर बहुत ही ज्यादा चुनौतीपूर्ण और उपलब्धियों से भरा हुआ था। जब ये प्रधानमंत्री बने 1964 में, तब उस समय देश फूड क्राइसिस से गुजर रहा था और जिसके बाद शास्त्री जी ने खुद शास्त्री व्रत शुरू किया। शास्त्री जी खुद हफ्तों तक दिन में सिर्फ एक पहर का खाना खाते और जिसका अनुसरण देश के सभी लोगों ने किया, सिर्फ इसलिए कि देश के अन्य भूखे लोगों को भी राशन मिल सके। और फिर उसके बाद उन्हें ग्रीन रेवोल्यूशन के थ्रू किसानों को उत्साहित किया और व्हाइट रेवोल्यूशन के थ्रू अमूल के साथ जुड़ करके लोगों को रोजगार भी दिया। ये मैं जो आपको शास्त्री जी का नेक्स्ट एक्शन बताने वाला हूँ, ये बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव है। 1962 में चाइना ने भारत के ऊपर आक्रमण किया था, जिसकी वजह से पाकिस्तान को लगता था कि अभी भारत आर्थिक रूप से काफी ज्यादा कमजोर है। पाकिस्तान को लगा कि ये सही समय है कश्मीर पर आक्रमण करने का और उसने आक्रमण कर दिया। लेकिन शास्त्री जी ने अपने हौसले के दम पर सैन्य की सहायता से ऐसा जवाब दिया कि पाकिस्तानियों को मैदान छोड़कर जाना पड़ा। भारत की इस जीत के बाद शास्त्री जी ने ऐसा भाषण दिया जो बहुत ही ज्यादा इंस्पायरिंग है। मार की नोक पर या एटम बॉम्ब के डर से कोई हमारे देश को झुकाना चाहे, दबाना चाहे, ये देश हमारा दबने वाला नहीं। तो एक सरकार के नाते हमारा क्या जवाब हो सकता है सिवाय इसके कि हम हथियारों का जवाब हथियारों से दें। लाल बहादुर शास्त्री जी दुनिया के सारी युद्ध भूमि में तो जीत गए, लेकिन खुद के युद्ध भूमि में वो हार गए। 1966 में जनवरी महीने में इनकी मृत्यु हो जाती है। इनके मृत्यु को कुछ लोग तो हत्या बताते हैं और कुछ लोग हार्ट अटैक बताते हैं। हार्ट अटैक को मत देने वाले सिर्फ दुनिया में 10% लोग हैं, लेकिन 90% लोग ये बोलते हैं कि ये एक वेल प्लान मर्डर था। रॉ एजेंसी के एक ऑफिसर बिसिस जी एक इंटरव्यू के अंदर में लाल बहादुर शास्त्री की हत्या के बारे में क्या बोलते हैं, एक बार आप भी देखो। चाहे शास्त्री जी हो, चाहे होमी बाबा हो, इन सबके पीछे सीआई का ही हाथ है सर। मैं कहता हूँ इस दुनिया के अंदर जो भी बड़े बड़े साइंटिस्ट को जो किलिंग किया जाता है, उसके पीछे कहीं ना कहीं एजेंसी का ही हाथ है सर। कभी आप सुसाइड मान लेते हैं, कभी बोलते हैं कि फ्रस्ट्रेट में आके उन्होंने सुसाइड कर लिया, रहता ही है। क्योंकि एजेंसी का एक और चीज है सर, किसी देश के ब्रेन को खत्म कर दो, उस देश की तरक्की रुक जाएगी। सो लाल बहादुर शास्त्री जी की हत्या हुई है या फिर मृत्यु हुई है, ये अभी तक रहस्य है। ये रहस्य ही रहेगी, क्योंकि इस पे कभी जांच तक नहीं हुई और ना ही शास्त्री जी की बॉडी पोस्टमार्टम हुई, और जिसकी वजह से आज भी ये रहस्य ही बन करके है। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।